स्टूडेंट्स, स्वागत है आप लोग का आपकी अपनी इंग्लिश क्लासेज में। और हम लोग चर्चा कर रहे थे पैसिव कंस्ट्रक्शन वाले टॉपिक पे। इस टॉपिक में हम लोगों ने बहुत ही आसान बिंदुओं पे चर्चा की थी, बहुत बेसिक बातें देखी थी। अब से पहले हम लोगों ने देखा था कि एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस के अंदर डेफिनेशन क्या होती है इनकी, वो चीज़ें देखी थी। सिंपल और अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में चर्चा की थी। उसके बाद हम लोगों ने इंटेरोगेटिव के 2 टाइप्स देखे थे। एक ऐसा टाइप जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है, दूसरा ऐसा जो WH वर्ड से शुरू होता है। इसके बाद हम लोगों ने इंपेरेटिव सेंटेंस की शुरुआत की थी, यानी कि मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरुआत कह सकते हैं, या फिर हम लोग यूँ कह सकते हैं कि लेट वाले सेंटेंस को इसकी कैटेगरी में रख सकते हैं। अब हम लोगों ने एक बात और देखी है कि अगर किसी सेंटेंस की एक्टिव वॉइस में ही लेट से शुरुआत हो तो उन सेंटेंसेस को कैसे चेंज किया जा सकता है, कैसे बदला जा सकता है, ये बात इंपॉर्टेंट है। तब आप लोग देखना कि पहले पैटर्न ऑफ एक्टिव वॉइस के बारे में चर्चा करते हैं कि इस पैटर्न में हम देखेंगे कि सबसे पहले आपको लेट दिखाई देगा, उसके बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब और फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो पैटर्न ऑफ पैसिव वॉइस में वो जो लेट होता है उसको उसी के स्थान पे रख दिया जाता है। फिर जो स्थान इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का होता है वह स्थान, उसके स्थान पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को रख देते हैं। फिर बी का प्रयोग करते हैं। और पैसिव वॉइस में आपको मालूम होगा हमेशा मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है और बाई लगा करके इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को रख दिया जाता है। तब आप लोग इस बात पे ध्यान देंगे कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का पता कैसे चले। ये बात मैंने आपको पहले वाले वीडियोस में भी बताई थी और अब एक बार मैं आपको फिर से बता रहा हूं। आप ध्यान से सुनिएगा। वर्ब से 2 सवाल पूछिए, वर्ब से 2 सवाल पूछिए। 2 सवाल का मतलब ये है कि नंबर 1 पे तो आपको सवाल पूछना होगा व्हाट, और नंबर 2 पे आपको सवाल पूछना होगा whom। व्हाट का मतलब क्या और whom का मतलब ये है किसे, कॉमा किसको। अब देखना आप समझ पाओगे कि एक सेंटेंस आपके सामने ऐसा है जो लेट से शुरू हो रहा है और आप लोगों को उसे पैसिव कंस्ट्रक्शन में, पैसिव वॉइस में ट्रांसफॉर्म करना है। सेंटेंस आपके सामने है लेट हिम प्ले क्रिकेट, उसे क्रिकेट खेलने दो। अब हम लोगों को देखना होगा कि वर्ब से 2 क्वेश्चन पुटअप करने हैं। लेट हिम प्ले क्रिकेट, उसे क्रिकेट खेलने दो, उसे क्या खेलने दो। क्या का रिप्लाई आ रहा है क्रिकेट, क्या का रिप्लाई आ रहा है क्रिकेट। इसका मतलब ये है कि ये जो क्रिकेट है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ। और लेट हिम प्ले क्रिकेट, क्रिकेट किसे खेलने दो, तो इसका मतलब है उसे, किसे खेलने दो उसे, तो ये आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ। आपको मेरी बात समझ आ रही होगी। मैंने आपको लेट से शुरू होने वाले सेंटेंस में डबल ऑब्जेक्ट दिखाई देता है, उसको जांचने का और जानने का तरीका क्या है वो बहुत आसान है। वर्ब से 2 सवाल पूछिए। पहला सवाल व्हाट होगा, दूसरा whom होगा। व्हाट का रिप्लाई है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाता है और whom का रिप्लाई है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाता है। अब इसे हम लोग ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले लेट के स्थान पे हम लोगों को लेट का ही प्रयोग करना होता है, तो लेट। उसके बाद देखोगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है क्रिकेट, उसके बाद बी, उसके बाद मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लेड, फिर बाई, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आपका हिम है। तो ऑब्जेक्टिव केस में ही है तो हिम का हिम रख दिया जाएगा। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? मैंने आपको एक छोटी सी बात बताई है, आप देखना। मैंने लिखा लेट हिम प्ले क्रिकेट और आपका पैटर्न ये है कि लेट के स्थान पे लेट रहेगा। उसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आपका क्रिकेट है तो लेट क्रिकेट, बी प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड, उसके बाद बाई और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हिम है तो इसको रख दिया। तो आपका सेंटेंस बनेगा लेट हिम प्ले क्रिकेट का ट्रांसफॉर्म होगा लेट क्रिकेट बी प्लेड बाई हिम।
इसी से रिलेटेड आपको एक और एग्जांपल बताता हूं आप लोगों को। देखें, सेंटेंस आपके सामने है, लेट हर मेड टी। लेट हर मेड टी, उसे चाय बनाने दो। क्या बनाने दें? क्या का रिप्लाई आ रहा है? टी। इसका मतलब ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। एक और इंपॉर्टेंट बात आप लोग को बता देता हूं कि जो क्या का रिप्लाई आता है वह डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमेशा नॉन लिविंग होता है। चाय नॉन लिविंग होता है, और होम का रिप्लाई आए वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और वह लिविंग होता है। क्या होता है? लिविंग, सजीव। लेट हर मेड टी, तो इसका मतलब लेट के स्थान पे हम लोग लिखेंगे लेट, फिर लिखोगे टी, लेट टी, फिर लिखोगे बी, और मैन वर्ब के थर्ड फॉर्म मेड बाई, और फिर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आपके सामने है हर। सेंटेंस देखना, लेट हर मेड टी, लेट टी बी मेड बाय हर, लेट टी बी मेड बाय हर। ये आपका सेंटेंस होगा। ये ऐसे सेंटेंस दे जो लेट से शुरू होते हैं और उनको लेट से ही शुरू करके ट्रांसफॉर्म किया जाता है। फर्क इतना है, जहाँ पे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वहाँ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रख दिया जाता है, और जहाँ अंत में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता था वो लेट के बाद आप लोग देखोगे कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को रख दिया जाता है। अब इसके बाद हम लोग एक और पॉइंट, एक और बिंदु पे चर्चा करते हैं। वो आपके सामने पॉइंट ये है कि कुछ ऐसे सेंटेंसेज जो गोइंग टू से बनते हैं, गोइंग टू वाले सेंटेंस इनको कहा जाता है। यानी बी के बाद जनरली ऐसा होता है, इजएमआर के बाद गोइंग टू आता है तो ये नियर फ्यूचर को बताता है। यानी कि बी प्लस गोइंग टू वाले सेंटेंस, बी प्लस गोइंग टू वाले सेंटेंस का मतलब ये है कि आप लोगों को एक्टिव वॉइस में एक पैटर्न मिलेगा। आप लोगों को एक्टिव वॉइस में एक पैटर्न मिलेगा। पैटर्न आपके सामने रहेगा, बी प्लस गोइंग टू प्लस मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऐसा पैटर्न रहेगा। बी का मतलब इजएमआर से है। अब पैसिव वॉइस में आप लोग इसे चेंज करोगे तो आपका पैटर्न रहेगा वही बी। यानी कि डिपेंड करेगा ऑब्जेक्ट कैसा है। सिंगुलर है तो सिंगुलर की वर्ब आएगी, प्लूरल है तो प्लूरल की वर्ब आएगी। अब आपको कोई भी ज़्यादा बदलाव नहीं करना है। बी प्लस गोइंग टू प्लस बी और मैन वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है। बी के बाद मैन वर्ब के थर्ड फॉर्म का ही यूज होता है। इसका एक एग्जांपल मैं आप लोगों को बताता हूं। आप बहुत गंभीरता से इन चीज़ों को देखें। बहुत आसान बिंदु है, बहुत आसानी से आप लोग समझ पाओगे। अब आपके सामने एक सेंटेंस मैं रखता हूं। सेंटेंस जैसे हो सकता है, आई एम गोइंग टू स्टार्ट ए न्यू लेसन टूडे। सेंटेंस आप देखना, आई एम गोइंग टू स्टार्ट ए न्यू लेसन टुडे। आई एम गोइंग टू स्टार्ट ए न्यू लेसन टुडे। तब देखोगे आप लोग कि आई सब्जेक्ट हुआ, एम गोइंग टू स्टार्ट वर्ब हुई, ए न्यू लेसन ये आपका ऑब्जेक्ट हुआ, और ये एडवर्ब। आप लोगों को ज़रूरत है सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्ट को उठाने की। तब आप लोग देखोगे कि ए सेंटेंस का ऑब्जेक्ट आपके सामने है, ए न्यू लेसन, ए न्यू लेसन। ए आ रहा है तो सिंगुलर है, और ए न्यू लेसन इज गोइंग
टू, आपने देखा होगा बी का मतलब इज एम आर वॉज वर। अब जनरली ऐसा होता है जो नियर फ्यूचर दर्शाते हैं उसमें इज एम आर का यूज होता है, और जैसी वर्ब होती है यहाँ पे सेंटेंस के अंदर वैसी वर्ब आपको पैसिव ट्रांसफॉर्म में लिखनी होती है। तो यहाँ पे इज एम आर में से एक है, तब आप लोगों को इज एम आर में से ही लिखनी होगी। तो ए न्यू लेसन इज ए गोइंग टू बी, मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म स्टार्टेड। ए न्यू लेसन इज ए गोइंग टू बी स्टार्टेड, समझ में आ रहा होगा, बाय मी। आई का जो ऑब्जेक्टिव केस है वो होगा मी, और टुडे का टुडे। आप एक बार फिर से देखना, गोइंग टू वाले सेंटेंस हैं, इनमें आपको कोई बड़ा चेंजमेंट नहीं करना होता है। गोइंग टू के आगे बी और फिर मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना होता है। आप देखोगे कि आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू लेसन टुडे, आई इसका सब्जेक्ट है, आई इसका सब्जेक्ट है, एम गोइंग टू स्टार्ट इसकी वर्ब है, और ए न्यू लेसन इसका ऑब्जेक्ट है, टुडे इसकी एडवर्ब है। सबसे पहले आप लोगों ने ए न्यू लेसन इसका जो ऑब्जेक्ट था उसे उठा के यहाँ पे सब्जेक्ट के स्थान पे रख दिया। तो ए न्यू लेसन इज, मैंने कहा था इज एम आर में से ही यहाँ पे आपको वर्ब लगानी होगी। ये डिपेंड करता है सेंटेंस के सब्जेक्ट पे, सिंगुलर है तो इज का प्रयोग होगा, प्लूरल है तो आर का प्रयोग होगा, और आई है तो एम का यूज होगा। जिस प्रकार से यहाँ पे आई के साथ एम है उस तरह ए न्यू लेसन के साथ इज का प्रयोग होगा। तो ए न्यू लेसन इज गोइंग टू बी स्टार्टेड बाय मी टुडे, ये आपका सेंटेंस है। एक और एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ। आपके सामने सेंटेंस है, आपके सामने सेंटेंस है, नीतू इज गोइंग टू कुक ए फूड। आप देखोगे कि बी प्लस गोइंग टू और मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऐसा सेंटेंस है एक्टिव वॉइस में। तो पैसिव वॉइस में बी का मतलब मैंने आपको बता दिया, नियर फ्यूचर बताता है इज एम आर वॉज वर, लेकिन जनरली ऐसा होता है जहां नियर फ्यूचर की बात होती है वहां पे इज एम आर का यूज होता है। तब देखोगे फूड, इसका ऑब्जेक्ट क्या है जी, फूड इज ए, फिर वही गोइंग टू। आपको कोई भी परिवर्तन नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ टू के बाद बी का प्रयोग करना है। आप देख सकते हो इस पैटर्न में टू के बाद बी लगाना है। फूड इज ए गोइंग टू बी, कुक की थर्ड फॉर्म होगी कुक्ड बाय नीतू। फूड इज ए गोइंग टू बी कुक्ड बाय नीतू, ये आपका सेंटेंस रहा। और अब मैं आपको एक और बिंदु पे लेके चलता हूं जो हर बार एग्जामिनर आपसे परीक्षा में एक प्रश्न जरूर पूछ लेता है, और वो है बिंदु आपका ये है कि मैनी वर्ब्स हैव डबल ऑब्जेक्ट्स। कुछ ऐसी वर्ब्स जिनके जो अपने साथ डबल ऑब्जेक्ट लेती हैं उनका हम लोग पैसिव ट्रांसफॉर्म कैसे कर सकते हैं, आप लोग इस बात पे ध्यान दीजिएगा। मैं आपको पहले भी बता चुका था कि जहां डबल ऑब्जेक्ट होते हैं उनको सर्च कैसे किया जाता है, उनको तलाशा कैसे जाता है, उनका पता कैसे लगाया जाता है। और एक बार मैनी मैं आपको बता रहा हूं, मैनी वर्ब्स हैव डबल ऑब्जेक्ट्स। कुछ ऐसी वर्ब्स हैं फिक्स हैं जो अपने साथ डबल ऑब्जेक्ट लेती हैं। डबल ऑब्जेक्ट का जो सेंटेंस है वो दो तरीके से बनाया जा सकता है। मैं आपको बहुत शानदार तरीके से इस पैटर्न को समझाता हूं। एक एग्जांपल आपके सामने बताता हूं, सोहन गेव मी ए पेन। आपके सामने एग्जांपल है, सोहन गेव मी ए पेन। सोहन गेव मी ए पेन। सेंटेंस में आप देखोगे कि सोहन इसका सब्जेक्ट है, गेव इसकी वर्ब है, ये इसका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और ये इसका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अब आप लोग ध्यान से देखना, मैंने आपको पहले भी बताया था कि आप वर्ब से दो सवाल पूछिए, आपको पता चल जाएगा कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है। सोहन गेव मी ए पेन, सोहन ने मुझे एक पेन दिया। सोहन ने मुझे क्या दिया? एक पेन।
क्या दिया? एक पेन, यानी कि इस वर्ड का रिप्लाई आ रहा है, तब तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ। सोहन ने एक पेन किसे दिया? मुझे दिया। इस किसे का रिप्लाई आ रहा है, ये आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ। तब आप लोगों को देखना होगा कि दो तरीके से आपका सेंटेंस बन सकता है। आप देखना, सबसे पहले हम लोगों को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से एक सेंटेंस बनाना है, या हम लोग पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से एक सेंटेंस बनाते हैं। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में एक और शर्त है, वो आपको मैं लास्ट में बता देता हूं। हम लोग इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बनाएंगे, मी ऑब्जेक्टिव केस है और मी का सब्जेक्टिव केस होगा आई। अब आप देखोगे कि सबसे पहले शुरुआत वाले दिन मैंने आप लोगों को एक टेंस चार्ट बताया था। उस टेंस चार्ट में ये कहा था, अगर किसी सेंटेंस में मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है तो आप देखोगे कि वहां पे वॉज वर का प्रयोग किया जाता है। आप देखोगे गिव, गेव, गिवन, गिव फर्स्ट फॉर्म, गेव सेकंड फॉर्म और गिवन थर्ड फॉर्म। गेव यहां पे सेकंड फॉर्म है तो इसके साथ वॉज आएगा, आई वॉज, आई वॉज। और हेल्पिंग वर्ब के बाद हमेशा मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है, तो आई वॉज गिवन ए पेन, और अंत में जो सब्जेक्ट बच गया उसे बाय लगा के ऑब्जेक्ट बना दो। आप देखोगे हम लोगों ने इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से सेंटेंस बनाना शुरू किया। आई गेव सेकेंड फॉर्म होने की वजह से वॉज लगाया, तो आई वॉज गिवन मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म ए पेन बाय सोहन, यानी कि सोहन गेव मी ए पेन, सेंटेंस बना आई वॉज गिवन ए पेन बाय सोहन। एक पैटर्न तो आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बना है, दूसरा पैटर्न आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बनाते हैं। बहुत आसान काम है। जब हम लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से सेंटेंस बनाते हैं तो हमें किसी भी प्रीपोजिशन की आवश्यकता नहीं होती है, और जब हम लोग सेंटेंस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बनाते हैं तो निश्चित रूप से ऐसे सेंटेंस को प्रीपोजिशन से जोड़ना पड़ता है। आपके सामने सेंटेंस ये है, आप पहले डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को उठाइए, ए पेन, फिर मैन वर्ब की सेकेंड फॉर्म थी तो वही बात वॉज, और हेल्पिंग वर्ब के बाद मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म गिवन। अब यहाँ पे मी है, जनरली ऐसा होता है कि टू प्रीपोजिशन से इसे कनेक्ट कर दिया जाता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को। हमेशा की बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ वर्ब्स ऐसी हैं जो अपने साथ फिक्स प्रीपोजिशन लेती हैं। आप देखना, ए पेन वॉज गिवन टू, मी का मी रहेगा और बाय सोहन। दो तरीके हैं आपके सामने, जो आपको अच्छा लगे उससे आप सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। आप देखना, आई वॉज गिवन ए पेन बाय सोहन, ये पहला पैटर्न था, पैटर्न ए नाम दे सकते हैं। और पैटर्न बी में हम देखेंगे कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से सेंटेंस की जब शुरुआत की जाती है तो इसे किसी ना किसी प्रीपोजिशन से जोड़ना पड़ता है। हमने शुरू किया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से, ए पेन वॉज गिवन टू मी, टू प्रीपोजिशन से जोड़ा गया है बाय सोहन। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? एक ऐसा ही सेंटेंस आपको लास्ट बता देता हूं, फिर आप देखना पूरे जो डाउट्स हैं आपके क्लियर हो जाएंगे। आप देखिए, एक सेंटेंस और है, सेंटेंस आपके सामने लिखा हुआ है, मिस्टर सैनी टीचेज एस इंग्लिश। डाउट आपके सामने एक भी नहीं रहेगा। आप देखना, मिस्टर सैनी टीचेज अस इंग्लिश। मिस्टर सैनी सेंटेंस का सब्जेक्ट हुआ और टीचेज इसकी वर्ब हुई। ये इसका ऑब्जेक्ट कौन सा हुआ? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ, और इंग्लिश इसका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ। आपको मैंने पहले भी बताया था, जो नॉन लिविंग चीज़ें होती हैं वह आप देखोगे कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की कैटेगरी में आती है, जो लिविंग होती है वो इनडायरेक्ट की कैटेगरी में आती है। आप सबसे पहले देखोगे कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से सेंटेंस बनाएं। यहाँ पे लिखा हुआ है एस, और एस का सब्जेक्टिव केस होता है वे। मैंने आपको जब टेंस का चार्ट बताया था उसमें ये बात भी बताई थी कि अगर मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस है तो पैसिव कंस्ट्रक्शन वाले सेंटेंस में आप लोगों को इज एम आर का प्रयोग करना होता है। अब आप देख रहे होंगे कि एक्टिव वॉइस वाले बिंदु में टी ई ए सी एच के आगे ई एस लगा हुआ है, इसका मतलब इज एम आर में से एक का प्रयोग करना होगा।
तो देखोगे वी के साथ आएगा वी आर, टीच की थर्ड फॉर्म होती है टॉट, वी आर टॉट इंग्लिश बाय मिस्टर सैनी। समझ पा रहे होंगे आप एक बार फिर से देखना, मिस्टर सैनी टीचेज अस इंग्लिश। हम लोगों ने इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से सेंटेंस बनाना शुरू किया और सेंटेंस आपका जो ऑब्जेक्ट है अस उसका सब्जेक्टिव केस वी होगा, तो वी के साथ आर आएगा, तो वी आर टॉट, हेल्पिंग वर्ब के बाद मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, वी आर टॉट इंग्लिश बाय मिस्टर सैनी। एक और तरीका है, ये तो आपका पैटर्न ए हुआ और पैटर्न बी पे हम लोग चर्चा करते हैं इंग्लिश से, यानी कि इस बार डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बनाते हैं। आपका सब्जेक्ट होगा इंग्लिश। अब इंग्लिश सिंगुलर है तो इसके साथ इज का प्रयोग होगा, इस बार आर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि पहले वी प्लूरल था इसलिए आर आ रहा था, इस बार इंग्लिश सिंगुलर है तो इज आएगा। तो इंग्लिश इज ए वही मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, इंग्लिश इज टॉट, टू से कनेक्ट करेंगे और अस लगा देंगे, इंग्लिश इज टॉट टू अस बाय मिस्टर सैनी। क्या आप मेरे इन बिंदुओं को समझ पा रहे होंगे? आप देखना, बहुत आसान सेंटेंस था, मिस्टर सैनी टीचेज अस इंग्लिश, मिस्टर वी आर टॉट इंग्लिश बाय मिस्टर सैनी, और दूसरा बिंदु ये था डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को उठाया, इंग्लिश इज टॉट टू अस बाय मिस्टर सैनी। अब मैं आप लोग को एक बात और बता देता हूं, जैसे ही आप लोग ये वीडियो देखते हैं, वीडियो के राइट साइड में रेड कलर का एक बटन होता है और उस बटन पे लिखा होता है सब्सक्राइब, उस सब्सक्राइब वाले बटन को दबाना ना भूलें। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और आगे एक बेल आइकन होता है, उस बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं, उससे आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। हमारे साथ लगातार ऐसे जुड़े रहें। धन्यवाद, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच।